नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में आज जिन 5 खबरों को लेकर हम बात करेंगे आपको बताते चलेंगे। इसमें सबसे पहले बात होगी लामा को लेकर कि किस तरह से जीएमसी जम्मू के अंदर से ज्यादातर मरीज डॉक्टर की एडवाइस के बिना ही डिस्चार्ज लेते हुए नजर आए हैं। और उसके बाद बात होगी पुंछ जिले के अंदर किस तरह आज ईद के पावन मौके पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया। चक्कादा बाग रास्ते से पूरा आदान प्रदान जो है वो किया गया है। और तीसरी खबर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ईद के मौके पर कोरोना कर्फ्यू में सख्ती बरती गई है। लोगों ने अपने घर के अंदर ही नमाज तो अदा की है। और साथ ही साथ उसके बाद रुख करेंगे जिला सांबा का। सांबा के अंदर से आज अच्छी खबर निकलकर सामने आई थी, राहत भरी खबर वहां से देखने को मिली। और फिर 5वीं खबर जो है वो लद्दाख से सामने आएगी, जहां पर एसओपीज का पालन किस तरह से लोग कर रहे हैं और ज्यादातर संक्रमित जो मामले हैं वो सामने किस तरह से नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं। लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख के अंदर क्या कुछ स्थिति है। तो चलिए इस वक्त शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। सबसे पहले आज की पहली खबर से ही आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताना बहुत जरूरी है कि लामा के हवाले से है, जहां पर बिना किसी एडवाइस के अस्पतालों से बाहर जा रहे हैं मरीज। और इस अस्पतालों के अंदर पूरी तरह से एक सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। सुविधाओं की कमी के चलते डिस्चार्ज ले रहे हैं मरीज और लामा के तहत ये पूरा काम करने की कोशिश की गई है। और अस्पतालों में इलाज जो है वो आधा अधूरा ही छोड़ा जा रहा है मरीजों की तरफ से। और पूरी तरह आप देखिए किस तरह से डिस्चार्ज जो है वो यहां मरीज लेते हुए नजर आ रहे हैं। लामा यानी कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, बिना किसी मेडिकल एडवाइस के ही लोग यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरों में आप देखिए जो आपको दिखाया जा रहा है कि डिस्चार्ज लेने वाले लोग किस तरह से वहां पर जा रहे हैं और लामा के तहत जो लोग यहां से निकल रहे हैं वो भी साफ आपके सामने है। तस्वीरों में फ्लैश आपके सामने इसीलिए करने की कोशिश की जा रही है ताकि आम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि आखिर ऐसी क्या वहां पर वजह है, क्यों लोग जो है वो अपना इलाज आधा अधूरा छोड़कर ही यहां से निकलने में पूरी तरह से सक्षम देखे जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सोशल एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलविंदर जी, जिस तरह से आप देखिए लामा के तहत अगर हम बात करें तो ज्यादा तरीके से मरीज जो है वो अस्पताल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आशा जी, मेरे पास हॉस्पिटल का डाटा पड़ा है। हर रोज यहाँ से 4 5 6 8 लोग यहाँ से लामा डिस्चार्ज लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। ये कोई भी आईसीयू छोड़ के नहीं जा रहा, सीसीयू छोड़ के नहीं जा रहा, कोई एचडीजी छोड़ के नहीं जा रहा, क्योंकि वहां पर वेंटिलेटर्स और सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। ये लोग वार्डों में से जा रहे हैं क्योंकि वहां पर लोग जा रहे हैं। उन्होंने मुझे अंदर से फोटो भेजे अपनी प्रिस्क्रिप्शन के लिख के। मैं डॉक्टर उनको कहता है आपको वेंटिलेटर की जरूरत है, डॉक्टर उनको लिखता है आपको बाईपैप की जरूरत है, डॉक्टर उनको लिखता है आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है। जब वो कुछ देर इंतजार करते हैं, मिन्नतें करते हैं, सीएमओ को लेटर लिखते हैं हमें ये चाहिए, उनको कंसल्ट करते हैं। जब उनको नहीं मिलता हार के वो लोग अपने सगे संबंधियों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जब देखते हैं कि यहाँ चीजों का अभाव है, यहाँ चीजें नहीं अवेलेबल है, वो फिर यहाँ देश से अपनी रियासत से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। पंजाब में जहाँ उनको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ कुछ लोग नारायणा जा रहे हैं। मैं समझता हूँ आज के दौर में गरीब आदमी इतना कॉस्टली चीजें अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन अपने उस रिश्तेदार की जान बचाने के लिए अपना घर पर भी पेश। बलविंदर जी, जिस तरह से आपने कहा कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, कंसंट्रेटर पर्याप्त मात्रा में है, वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा में है, तो फिर बाहर जाने का मतलब क्या है? क्यों नहीं मुहैया कराए जा रहे पेशेंट्स को? देखिए आशा जी, मैं बड़े हैरान होकर आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। 87 वेंटिलेटर टोटल हमारे यहाँ लगे हुए हैं। आज की डेट में ये जो कोविड की बीमारी है, इट्स हाई डिपेंडेंसी ऑन ऑक्सीजन, सारी ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। 400 जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से 400 जो वेंटिलेटर आए थे वो यहाँ से बाहर सीआईसी और पीएचसी में भेज दिए गए, वो जहां पर पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी से कि वो आखिर ऐसा क्या हुआ वो वेंटिलेटर जम्मू में जीएमसी में इस्तेमाल नहीं किए गए। आपको आगाह कर दिया गया था, WHO ने कर दिया था, ऑल जितने मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो रिसर्चर्स बैठे हैं उन्होंने आगाह किया कि सेकंड वेव आने वाली है। तो आपने वो पीएम केयर फंड से आए हुए जो 400 वेंटिलेटर हैं, हमें लोगों को बताना पड़ेगा। आपको जनता आपसे सवाल पूछती है कि वो 400 वेंटिलेटर में से आपने जम्मू में जीएमसी में क्यों नहीं इंस्टॉल किए? 3 आपके पास, एक लिक्विड ऑक्सीजन गैस भी आपके पास है, 2 आपके पास दूसरे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। उसके बावजूद आपने ऐसा क्या हुआ कि वो आप वहां पर इंस्टॉल वेंटिलेटर नहीं किए? आज 5 में वो वेंटिलेटर दोबारा मंगवा, यानी कि सुविधाओं का अभाव है, उसकी वजह से मरीज जो है वो दूसरे अस्पतालों का रुख कर रहे हैं या फिर दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं, कुछ ऐसा? एक छोटी सी बात मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर एक तो वेंटिलेटर का बहुत बड़ा अभाव है, वेंटिलेटर नहीं इंस्टॉल किए गए। और शाम के टाइम मैं आपको कहूंगा डिस्चार्ज रात को लेट भी हुए
क्योंकि पेशेंट से मुझे फोन है, सर हमें यहाँ पर बड़ा सैचुरेशन लेवल हो रहा है, ऑक्सीजन पूरी नहीं आ रही। जब डॉक्टर से पूछते हैं वो कहते हैं जी ऑक्सीजन का फ्लो कम है, हम क्या करें। पूरे हॉस्पिटल को ऑक्सीजन पूरी नहीं हो पा रही, जहाँ वेंटिलेटर लगे हैं वहाँ ऑक्सीजन की कंजप्शन ज्यादा हो जाती है। ऐसे पाइप के ऊपर एक पेशेंट को पर मिनट 5 लीटर ही चलती है, लेकिन जब उसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पे रखते हैं तो 20 लीटर 30 लीटर 40 लीटर तक भी उसकी ऑक्सीजन की कंजप्शन चली जाती है। जब ऐसा होता है तो शाम को वहाँ प्रेशर फिर कम हो जाता है, उसी से घबरा के लोग अपना वहाँ से लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस दे रहे हैं ताकि अपने पेशेंट्स की जान बचाई जा सके, क्योंकि उसका सैचुरेशन लेवल बहुत डाउन हो रहा है। घबरा के लोग मीडिया में सुनते भाई जहाँ पेशेंट नहीं बचेगा, रोज 15-15 20-20 डेथ जीएमसी में हो रही है, वो भी इसी से घबरा के अपने पेशेंट्स को किसी अच्छी जगह, बलविंदर जी, जब हम किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से बात करते हैं तो वो सीधे तौर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। उनका साफ तौर पर कहना होता है कि हर एक स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है, तो फिर कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल, मैं वो तो इसलिए अपने आप को तो ये जब एक्सपोज होते हैं अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बड़ी बात है कि यहाँ की सबसे बड़ी बात जो थी, जहाँ पर मैन पावर की शॉर्टेज थी, डॉक्टर की शॉर्टेज थी। दूसरी चीज आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, पाइप अप नहीं है। इन चीजों के अभाव के कारण ही एक शख्स यहाँ पर, एक मरीज और उसके तामीरदार मजबूर होकर खुशी से आज की डेट में आशा जी बेड यहाँ पर जीएमसी में बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिसको बेड मिलता है वो अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट कराना चाहता है जीएमसी से, क्योंकि जम्मू में लेवल 1 का सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर इलाज कराना चाहता है। लेकिन अगर वह छोड़ के जाता है, इसका सीधा सीधा साफ शब्दों में यही अर्थ है कि उसको यहाँ पर सुविधा पर्याप्त नहीं मिल रही है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग को भी निगरानी रखने की और पूरी तरह से यहाँ एक संज्ञान लेने की जरूरत है। बलविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से हम बात यहाँ पर करते हुए बलविंदर जी दिख रहे थे। इसके साथ ही डॉक्टर का भी रुख करेंगे कि आखिर ये लामा होता क्या है और क्यों डॉक्टर के साथ साथ परामर्श लेना इसलिए जरूरी है कि पेशेंट्स को समझाया जाए कि आपको किस तरह से डिस्चार्ज लेना है, क्योंकि जब तक आपका इलाज मुकम्मल तरीके से नहीं होता, एक डॉक्टर आपको डिस्चार्ज कर घर नहीं भेजता है, तब तक आपको घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर भी ज्यादा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस वक्त लामा की तरफ से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस के तहत ही ज्यादातर पेशेंट जो हैं वो जीएमसी जम्मू के अंदर से भी यहां पर डिस्चार्ज लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर इस वक्त एम यूसुफ टाक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से लामा के तहत ये पूरी तरह डिस्चार्ज लेने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर मरीज जो हैं वो क्यों अस्पतालों के बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी चीज यहां पर यही रहती है कि मुकम्मल तरीके से काम होना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर यूसुफ, सवाल यही है कि लामा के तहत जिस तरह से मरीज यहां से अब डिस्चार्ज लेते हुए नजर आ रहे हैं, मरीजों को समझाना चाहेंगे कि जब तक मेडिकल एडवाइस ना हो तब तक डिस्चार्ज नहीं लेना चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह हो जाती है कि मरीज दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट होने की कोशिश करता है? जब तक जहाँ पे पेशेंट एडमिट है, जब तक वो हॉस्पिटल कहीं से ये प्रोसेस एक्टिवेट ना करे दूसरे हॉस्पिटल के साथ, अपनी लेवल पे ये करना, ये ऐसे ही हो गया कि आपने अपने पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर निकाल के उसको सड़क पे ला रहे हैं। तो ये एक मुसीबत ये है, क्योंकि ऐसे जब तक आपका हॉस्पिटल अगले वाले हॉस्पिटल में आपके लिए बेड नहीं अरेंज कर पाएगा, आप और ये पेशेंट जो है इंडिविजुअल लेवल पे ये चीजें नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स का रश कितना है। और दूसरी बात है, अगर आप उसी पेशेंट को लेके अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, अगर आप घर लेके जाते हैं, तब भी देखिए एक तो पेशेंट को रिस्क में डालते हैं। दूसरी बात है कि पेशेंट होता है एक्टिव सोर्स होता है इन्फेक्शन का। तो इसमें आप देखिए, आप जो सोसाइटी को है, आप जो समाज को कितनी दुविधा में डाल रहे हैं। और अब जाके अगर आप उनको वहां से आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, यहाँ से घर नहीं ले जा रहे हैं, फिर तो दूसरी बात ये होगी कि आप इनको ऐसे पेशेंट को रास्ते पे छोड़ रहे हो। तो हर सूरत में ये जो है ये एक गलत प्रैक्टिस है। हमें ये चीज नहीं करना चाहिए। हम पेशेंट को दुविधा में डाल रहे हैं, हम सोसाइटी को दुविधा में डाल रहे हैं। हमें इस चीज से ये कोई तरीका नहीं है। देखिए, अगर हॉस्पिटल में हमें पेशेंट कभी सिक हो जाता है, हमें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत है। जो हॉस्पिटल में आपका मेडिकल टीम है, ये वही कर पाएंगे अच्छे से। उनके बगैर खुद ये अटेंडेंट्स ये नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। चलिए डॉक्टर, बहुत बहुत जी नहीं, कुछ चीजों
चीजों में है, अगर कुछ चीजों में खुदा न खास्ता अगर कोई कैंसर का पेशेंट है उसको हम लेके जा रहे हैं घर लामा कर रहे हैं, तो उसमें बस उसी पेशेंट के रिस्क लाइफ को खतरा है। लेकिन ये पेशेंट आप एक्टिव पेशेंट को ले जा रहे हैं और ये इन्फेक्शन आप जहां जहां से जा रहे हैं वहां ये इन्फेक्शन आप ले जा रहे हैं। चलिए डॉक्टर, का खतरा तो अलग से हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर यूसुफ टाक जुड़े हुए थे, जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, और वो बता रहे हैं कि अगर आप अपने पेशेंट को घर लेकर जाते हैं या फिर पहले ही एडवाइस के बिना किसी और अस्पताल में ले जाते हैं तो अपने पेशेंट के साथ आप कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन जो लामा के तहत इस वक्त जितने भी डिस्चार्ज हुए हैं वो सुविधाओं की अभाव के कारण हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि संज्ञान यहां पर लिया जाए। एक और बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलेंगे, पुंछ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज ईद का पावन मौका था और ईद के पावन मौके पर मिठाई का आदान प्रदान किया गया है। आपसी भाईचारे की मिसाल आज कायम होती हुई नजर आई। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोरोना काल में किस तरह से मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया है, चक्कादा बाग के रास्ते से ये आदान प्रदान किया गया है और सीज फायर समझौता होने के बाद पहली बार आज यहां पर आदान प्रदान जो है वो हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से आज राहत भरी खबर देखने को मिली है, आपसी भाईचारे की मिसाल कायम हुई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर ये कहें कि सीज फायर के बाद ये पहला त्यौहार था जिसमें एक और अच्छी खबर सामने आई, जहां आपसी भाईचारे के साथ दोनों मुल्कों की फौजों ने एक दूसरे को मिठाइयां दी हैं और भारत की तरफ से आज सुबह पहले मिठाई दी गई और ईद की शुभकामनाएं भी दी गई। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी मिठाई दी गई है पुंछ के चक्का के बाद रालाकोट रास्ते से। दोनों मुल्कों के दरमियान हालात भी कुछ दिन से बेहतर होते जा रहे हैं और इससे खुशगवार हालात में ये पहला त्यौहार था जिसके बाद दोनों मुल्कों ने आपस में मिठाइयां तकसीम की, जिससे लोगों में भी काफी राहत की है। खास करके अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के लोगों की हम बात करें, जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद लोगों ने काफी राहत की सांस ली और आज ये एक और अच्छी खबर जब सामने आई, जब दोनों मुल्कों ने फौजों ने एक दूसरे को मिठाइयां दी, जिससे लोगों ने और राहत की सांस ली। और लोगों की तरफ से अब अच्छी बातों के साथ साथ लोगों की तरफ से मांग भी की जा रही है कि जिस तरह पहले दोनों मुल्कों के दरमियान हालात खुशगवार थे वैसे दोबारा बनाए जाएं। लेकिन जमशेद, यहाँ सवाल यह है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डीजीएमओ के लेवल की जो बैठक हुई थी जिसमें समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए थे, उसके बावजूद भी आपने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह हरकतें जो है वो करने की कोशिश की गई थी। जी बिल्कुल, अगर ये कहें कि पाकिस्तान की तरफ से समझौता करने के बाद कई बार ऐसा भी हुआ, क्योंकि इससे पहले भी सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन किए गए। हालांकि जब से सीज फायर दोबारा हुआ उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के एक सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया, मगर अब की बार थोड़े से हालात ठीक आ रहे हैं। जो लेवल की जो एक मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के बाद ये जरूर राहत लग रही थी लोगों के कि दोबारा पुंछ से राय मिलन बस का दोबारा बहाल होगी, उसके बाद चक्का के बाग में होने वाला ट्रेड भी बहाल होगा, मगर पाकिस्तान की तरफ से फिर यू टर्न दोबारा ले लिया गया। मगर ये आज जो आदान प्रदान हुआ है जमशेद, वो चक्कादे बाग रास्ते से ही हुआ है। क्या लगता है कि आने वाले समय में यहां से कोई ट्रेड वगैरह खुल सकता है, व्यापार को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की जा सकती है? जी इस पे कोशिश जरूर की गई है। इससे पहले जब दोनों मुल्कों के दरमियान बात हुई तो उसमें ये कोशिश हुई थी कि दोबारा यहाँ ट्रेड जो बहाल किया जाएगा, बस सर्विस दोबारा चलाई जाएगी, मगर पाकिस्तान ने ये बात करने के बाद ही इसके फिर यू टर्न लिया था। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की तरफ से यू टर्न लगातार इससे पहले भी लिए गए और अब भी लिए जाते हैं, मगर राहत की बात यह जरूर है कि सीज फायर पे इस बार पाकिस्तान की तरफ से अभी तक सीज फायर तोड़ा नहीं गया, जिससे राजौरी पुंछ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बसता है, बड़ी आबादी है, जिसको हर बार पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जाता था, मगर इस बार सीज फायर के बाद लोगों ने जरूर राहत की सांस ली। यानी कि आज कहीं ना कहीं आम जनता ने राहत की सांस जरूर ली होगी, जिस तरह से आज आपसी भाईचारे की मिसाल कायम होती हुई नजर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आज चक्कादा बाग रास्ते से ही यहां पर पूरा काम जो है वो करने की कोशिश की गई है। आपसी भाईचारे की एक मिसाल यहां पर कायम हुई है और उसके साथ ही आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आज यहां देखने को तस्वीरें ये मिली हैं कि जिस तरह भाईचारे की एक मिसाल कायम हुई है, आने वाले समय में किस तरह वो आगे बढ़ाया जाएगा पूरा रिलेशन, ये देखने वाली बात होगी। आगे भी आपको लिए चलेंगे, आपको लिए चलते हैं ईद के पावन मौके को मद्देनजर रखते हुए जम्मू और कश्मीर में किस तरह से सूरत हाल बन रहे थे और जाहिर तौर पर कोरोना को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए कोरोना कर्फ्यू यहां पर लगाया गया था और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से एक बड़ी सख्ती जो है वो देखने को मिली है। घरों से ही लोगों ने आज नमाज यहां अदा करने की कोशिश की है। जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले चलेंगे जम्मू और उसके बाद कश्मीर का भी रुख करेंगे। लेकिन जम्मू से इस वक्त हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आज यहां पर नमाज भी अदा की गई, ईद का पावन मौका था, लेकिन किस तरह से पूरे सूरत हाल रहे, लोगों ने घरों से ही इस परंपरा को निभाया?
जी आशा जी, मैं बताते चलूं कि ईद का आज पहला पर्व है। अगर हम बात करें तो ईद के दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। बाजारों की तरफ अगर रुख करें तो काफी ज्यादा मगर इस बार ईद का जो पर्व रहा कोरोना की वजह से काफी ज्यादा इस पर असर देखने को मिला। और इस बार जो है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है सख्ती बरती गई और किसी भी शख्स को जो है घर से बाहर नहीं निकलने की अनुमति दी गई और लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से जो है अपने घरों में ईद को मनाया। और कोविड पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो इस समय काफी ज्यादा जो है अगर जम्मू कश्मीर में बात करें तो लगातार केसेस का जो है आंकड़ा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और लोगों ने बड़े ही बस चढ़ के जो है घरों में ही ईद मनाई है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है पूरा समर्थन किया और कोऑपरेट करती हुई नजर आई है। और आज भी कुछ लोग जो सुबह ईद नमाज अदा करने जो ईदगाह गए थे उन्हें भी बड़े तरीके के साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। और कुछ जगहों पे जो है और लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ सूरत हाल है पूरे जम्मू जिले के अंदर? जम्मू जिले की बात करें तो जम्मू जिले के अंदर बड़े ही बाखूबी के साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है काम करती हुई नजर आ रही है और लोगों पे जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और लोग जो है इस समय जो है घरों में देखने को मिल रहे हैं और लोग अभी भी जो है घरों से बाहर देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आज नमाज यहां पर अदा की गई है। और जाहिर तौर पर आप तस्वीरों में देखिए जो जम्मू की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और ईद का पावन मौका है, किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी तरह से एसओपीज का पालन करते हुए इस त्योहार को मनाते हुए भी नजर आए हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि एक तरफ त्योहार चल रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना महामारी चल रही है। अब कश्मीर का भी रुख करेंगे, कश्मीर से भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर त्योहारों को भी मद्देनजर रखते हुए एसओपीज का पालन किया जाएगा तो जाहिर तौर पर हम कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं। और कोरोना की चेन को अगर तोड़ना है तो एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज ईद का पावन मौका था और अटकलें ये लगाई जा रही थी कि शायद जो मस्जिद हैं वहां पर पूरी तरह से यहां देखने को मिल सकता है रश। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि सूरत हाल किस तरह से जम्मू और कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि साफ तस्वीरें आपके सामने आप देखिए नमाज अदा भी की जा रही है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मुकम्मल तरीके से यहां ख्याल रखा गया है, मास्क पहने गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एसओपीज का पूरी तरह से पालन होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कश्मीर से हमारे संवाददाता अमजद हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव और अमजद से ही जानेंगे कि आखिर किस तरह से हालात जो हैं वो कश्मीर के अंदर आज देखे गए हैं। अमजद, आज ईद का पावन मौका था, लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ सूरत हाल वहां पर और नमाज जो है वो अपने अपने घरों के अंदर अदा की गई? दूसरी बार लगातार हमारे लॉकडाउन के अंदर गुजरा है और आज भी वही तस्वीर देखने को मिली जो साल 2020 में देखने को मिली थी। यानी कहीं पर भी कांग्रेगेशनल गैदरिंग को अलाउ नहीं किया गया। किसी भी बड़ी जामिया या फिर दरगाह या फिर किसी भी बड़ी मस्जिद में जहां पर लोग इकट्ठा हो सकते थे नमाज के लिए वहां पर पाबंदियां लगाई गई थी। लाल चौक में पूरी तरह से पाबंदी है। शहर के अलग अलग हिस्सों में कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी ना हो, वायलेशन ना हो, इसके लिए पूरी तरह से जो इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस समेत सीआरपीएफ हर जगह पर हर नाके पर मौजूद है और जो आला अफसर है पुलिस के हो एडमिनिस्ट्रेशन के हो लगातार चक्कर कर रहे हैं शहर के ताकि कहीं पर किसी तरह की वायलेशन रिपोर्ट न की जाए। वहीं दूसरी तरफ आपने बात की मस्जिदों की, तो मस्जिदों में भी जो रिस्ट्रिक्शन है वो पूरी तरह से लगाई गई है। कुछ एक मस्जिदें जो मोहल्ले में होती है वहां पर नमाजें पढ़ी गई, उसके बगैर लोगों ने घरों में मस्जिद नमाजें पढ़ना ज्यादा प्रेफर किया। लेकिन जो बड़ी कांग्रेगेशन गैदरिंग होनी थी उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई। लेकिन अमजद, यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि ईद के पावन मौके पर हुजूम जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी तस्वीर आज देखने को नहीं मिली है। कहीं ना कहीं आम जनता आज पूरी तरह से सहयोग देती हुई नजर आई है। जिस तरह से हमने बीते 24 घंटे पहले या फिर 48 घंटे पहले की तस्वीरें दिखाई थी जिसमें लोग लगातार सड़कों पे आ रहे थे, प्रशासन थोड़ा सा ढीला नजर आ रहा था। उसके बाद से ही लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप कल की बात करें या आज की बात करें पूरी तरह से प्रशासन ऑन ग्राउंड है, पुलिस ऑन ग्राउंड है, सख्ती पूरी कर दी गई है। न किसी इमरजेंसी के या एसेंशियल सर्विस के लोगों को बाहर आने की इजाजत नहीं है कहीं पर भी, जिसका पूरा साथ सपोर्ट अब लोग भी देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक अवेयरनेस अब आ चुकी है। लगातार पिछले 1 साल से लोग कोरोना को लेकर अवेयर हो रहे हैं लेकिन कुछ छोटे इंसिडेंट को छोड़कर लगातार जम्मू यानी जागरूक
धन्यवाद अमजद पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अमजद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि कश्मीर के अंदर भी आज किस तरह से आम लोगों ने अपना योगदान दिया है। ईद का पावन मौका था, लेकिन अपने घरों के अंदर ही नमाज यहां पर अदा की गई है। लेकिन अगर कहीं पर नमाज एक साथ अदा की गई है तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और एसओपीज का पूरी तरह से पालन करते हुए, उसके साथ आपको देखना यह बहुत जरूरी था कि प्रशासन की तरफ से आज के दिन किस तरह सख्ती जो है वो बढ़ाई गई है। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा यहां पसरा रहा। चलिए अब आपको एक और बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। आपको बताते चले कि अच्छी खबर से भी रूबरू करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छी खबर जिला सांबा से निकलकर सामने आई है। अगर हम पहले की बात करें तो जिला सांबा एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे पहले वो कोविड फ्री हुआ था। कोरोना काल में सांबा जिला से अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। कोविड अस्पताल के अंदर से 11 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 11 मरीज अपने घर बिल्कुल जा चुके हैं स्वस्थ होकर। कोरोना काल के अंदर ही आप देखिए कि अच्छी खबर देखने को मिल रही है। और अगर इसी तरह से दिन ब दिन आंकड़ा बढ़ता गया स्वस्थ होने वाले लोगों का, तो जाहिर तौर पर हम इस कोरोना से पार पा सकते हैं। फिलहाल आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि अभी भी 1500 एक्टिव केसेस वहां पर चल रहे हैं और 50 बेड का ये अस्पताल है जहां पर इन मरीजों का इलाज चल रहा था। काफी गंभीर इनकी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब 11 लोग यहां से डिस्चार्ज हो गए हैं मुकम्मल तरीके से बिल्कुल ठीक होकर, जो एक बहुत राहत देने वाली खबर है आम लोगों के लिए, क्योंकि एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ ही साथ अगर समय पर हम इलाज लेते हैं तो आप बहुत जल्द ठीक होकर अपने घर जा सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहां पर यह है कि अपनी विल पावर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जब तक हम अपनी अंतरिक्ष की जो शक्ति है, अंदरूनी जो हमारी शक्ति है, हमारी विल पावर है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल है, उसे बिल्कुल भी डगमगाने नहीं देना है। क्योंकि जाहिर तौर पर आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से सूरत हाल जो है वो देखे गए हैं। लद्दाख की ओर बढ़ जाएंगे और लद्दाख की भी एक बड़ी खबर आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख से भी बड़ी खबर आज देखने को मिली है, जहां पर आम लोग पूरी तरह से एसओपीज का पालन करते हुए नजर आए हैं। और उसके साथ ही साथ आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि लद्दाख से भी अच्छी खबरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आम जनता गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कर रही है। मामलों में भी कमी आती हुई नजर आ रही है और फ्रंट फुट पर वहां पुलिस देखी जा रही है। हर जगह पर नाके लगाए गए हैं और जगह जगह पर पूरी तरह से निशानदेही करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मौत का आंकड़ा भी दिन ब दिन लद्दाख के अंदर बढ़ रहा था, उसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता बरतता हुआ यहां नजर आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि लद्दाख के अंदर से आप देखिए कि अभी तक किसी भी तरह का कोई आरोप प्रशासन पर नहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर हम संवाददाताओं की ही बात करें तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि मुकम्मल तरीके से लद्दाख के अंदर काम होता हुआ नजर आ रहा है। दुकानों की साफ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर दुकानों के बाहर सर्कल बनाए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से ही काम होता हुआ नजर आता है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए एसओपीज का पूरी तरह से लद्दाख के अंदर पालन किया जा रहा है, जिसमें कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरह से वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। फ्रंट फुट पर इस वक्त वहां पुलिस देखी जा रही है और अगर थोड़ी सी भी ढिलाई बरती जाती है या फिर किसी भी तरह की कोई चूक की जा रही है तो कार्रवाई अमल में लाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। क्योंकि बाहर जब लोग निकल रहे हैं उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद उन्हें घर वापस लौटने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से फ्रंट फुट पर इस वक्त लद्दाख के अंदर पुलिस देखने को मिल रही है, जो पूरी संजीदगी के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। तो गलियों में आप देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा है। जो लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें बहुत जरूरी अपने घरों से बाहर जाना है। बाकी कंटीली तारों से हर जगह को जकड़ने की कोशिश की गई है। मुकम्मल तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हुसैन खालू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुसैन, खालू से ही जानेंगे कि किस तरह से एसओपीज का पालन वहां पर पुलिस करवा रही है। खालू, सवाल यह है कि क्या पुलिस जब लोग बाहर निकलते हैं तो कार्रवाई करती है, इसी की वजह से एसओपीज का पालन हो रहा है? जी अच्छा, बहुत सही फरमाया आपने। जब से आज सेकंड डे लॉकडाउन है खित्ते लद्दाख के, कारगिल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, पूरे लद्दाख में लॉकडाउन है और नाइट कर्फ्यूज भी बराबर चल रहे हैं। तो इसमें एक खुशी की बात यह है कि बराबर एसओपीज का ख्याल रखते हुए आम जनरल पब्लिक जो है बराबर पालन कर रहा है एसओपीज का, और बराबर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और बराबर ताउन दे रहे हैं जिला इंतजामिया को। इससे पहले अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो काफी अप डाउन आ रहे थे जनरल पब्लिक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि उस वक्त बीमारी जो था, वबा जो था, नया था, कुछ समझ नहीं आ रहे थे न पब्लिक को न किस तरह हैंडल करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। अब इस बार जो है बराबर कॉपरेशन पब्लिक की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिल रही है लद्दाख के आवाम से। जी
लेकिन खालू, यहाँ बहुत बड़ी बात ये देखने को मिली है, जहां हर जिले के अंदर, हर डिवीजन के अंदर आप देखिए एसओपीज की धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आई, लेकिन ऐसी कोई भी तस्वीर लद्दाख से देखने को नहीं मिली है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने वहां पर पूरा योगदान दिया है, सहयोग दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आशा। जैसे आपने विजुअल्स भी देखे, हमने आपको विजुअल्स भी मैं आपको बराबर पहुंचा रहा हूं पिछले कई दिनों से। और हमारा ईद भी है कल, और कुछ जगहों पे आज ईद मना रहा है। जिले करगिल के जो बड़े इदारा है, जो इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ऐलान की है कल के लिए। तो शॉपिंग के लिए भी लोगों को जाना होता था, इस बार कोई भी ना शॉपिंग के लिए गए, बराबर एसओपीज का ख्याल रखा। नाइट कर्फ्यू भी बराबर चल रहा है, और दिन में अगर हम बात करें तो कोई भी मूवमेंट पब्लिक की जानिब से आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी मूवमेंट होगा वो प्रेयर परमिशन पे होगा, डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट के परमिशन पे ही जो मूवमेंट होगा। वेहिकुलर मूवमेंट की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करगिल के परमिशन पे ही मूवमेंट होगा, अदरवाइज कोई मूवमेंट आपको चलिए खालू, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हुसैन खालू हमारे साथ जुड़े हुए थे लद्दाख से, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हालात इस वक्त लद्दाख के अंदर है, क्योंकि आम जनता अपना पूरा सहयोग देती हुई नजर आ रही है, पूरा योगदान देती हुई नजर आ रही है। और जाहिर तौर पर जहां पर आम जनता सहयोग देती है, योगदान देती है, तो जाहिर तौर पर वहां कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है, जो बहुत अहम है। और इसी तरह से हर एक जिले के अंदर, हर एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर इसी तरह से काम करने की काफी जरूरत है। आम लोगों के सहयोग की जरूरत है, योगदान की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।